हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नया टीचर, नया मेंटोर और मेरा नाम में क्या रखा है। वैसे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। वो ये कि मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज़ लेकर के आने वाला हूं। जैसे कि हम लोगों का एक वेब सीरीज़ होता है ना, जहाँ पे हम लोगों का 45 मिनट्स के वीडियोज़ रहते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक नया रिवीजन सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों के सेमेस्टर 4 बीकॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट जैसे कि टैक्स, कॉस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से डील किए जाएंगे। प्लस पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन करने के बाद, समझने के बाद मैं आप लोगों के लिए मिनिमम 5 to 7 क्वेश्चंस ओनली, 5 to 7 क्वेश्चंस ओनली सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को सम्स करवाया जाएगा और इन्हीं 5 to 7 क्वेश्चंस के बीच में से आएगा गारंटी। प्लस मैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक एग्जाम्पल दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, जो अपने टीचर्स के अच्छे से नोट्स बना चुके हैं, उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। वो लोग रिवीजन कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सर, तो 6 महीना से आपने पढ़ा नहीं है, तो अपना नेक्स्ट 20 डेज एकदम अच्छे से इंसान के तरह कॉपी किताब ले करके बैठिए, क्लास को देखिए। फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के टाइम की क्रंच को समझते हुए अच्छे से क्लास को ऑर्गेनाइज किया हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ 40 to 45 मिनट, इट मीन्स इसमें सारे कॉन्सेप्ट डील कर दिए जाएंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा कम समय में ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँ, मैं वो कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स तो लगेगा ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट अपना लेने वाले हैं, जो कि हम आपको कॉस्ट टैक्स पढ़ाएंगे। आज कॉस्ट हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और सभी चैप्टर्स के वीडियोस मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स और कॉस्ट के सारे चैप्टर्स के सारे रिवीजन वीडियोस, कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो ये कि अब टाइम बहुत कम है, ईमानदारी से पढ़ लीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि 70 प्लस लेकर के आऊँगा 80 के अंदर, आउट ऑफ 80 गारंटी देता हूँ मैं। आप एक बार ट्रस्ट करो, आप एक बार क्लास करो, आप देखो रिविजन। और ये वीडियो सिर्फ बीकॉम के लिए नहीं, ये आपको प्रोफेशनल कोर्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है। CA, CMA, CS, किसी भी कोर्स में जाइए, CPA, हर एक कोर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगते ही लगते हैं। अगर अच्छे से समझ लिए ना सर, तो माइंड ब्लो हो जाएगा आपका, एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए, आज जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है टैक्स। टैक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आप लोग चाहें तो कॉपी रख सकते हैं अपने साथ और कॉपी करते रहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई बच्चे लोग होते हैं, सुनते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, वो लोग बाद में कॉपी करते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। अगर आप लोग सुनते सुनते कॉपी कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप ए रहेगा आपका, ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 इसमें और रहेगा, क्वेश्चन 2 कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन 3 इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, क्वेश्चन 4 इसमें ऑप्शंस रहेगा सर। ये टोटल कितने क्वेश्चन है? 5। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं सर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के हैं आपके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 30। तो यहाँ से कितना हो गया हम लोग का? 30 मार्क्स हो गया। यहाँ से कितना हो गया हम लोग का? 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, 30 + 20 50। और लास्ट आता है हम लोग का ग्रुप सी, जो कि हम लोग का कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जाएगा, यहाँ पे और रहेगा, और एक क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। क्लियर है? मैं ये बता देना चाहता हूँ
कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सैलरी पूछेगा क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा है, और यहाँ से हाउस प्रॉपर्टी पूछेगा, यहाँ पे कैपिटल गेन पूछेगा आपका, यहाँ पे आपका सेट ऑफ और डिडक्शन के बारे में पूछेगा सर, एक चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स है आपके, ठीक है ना, ये सारे चैप्टर्स है। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सवाल पूछेगा, पहला चैप्टर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर सवाल पूछेगा। इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर सवाल पूछेगा जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है इस क्लास का। इसमें आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर सवाल पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लबिंग से रिलेटेड सवाल पूछ देगा, रिबेट से रिलेटेड सवाल पूछ देगा, यहाँ पीजीबीबी का सवाल पूछेगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कोई टीचर बहुत कम ही बताते हैं, ठीक है। ये ताकि मैं, क्योंकि 20 डेज है ना, आपको लगेगा कि अरे बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न में सवाल पूछा जाएगा और कौन से चैप्टर से कहाँ पे सवाल पूछा जाएगा और किस चैप्टर से दो सवाल पूछा जाएगा। देखिए उसी चैप्टर से 2 सवाल पूछेगा ना, ऑप्शन उसी चैप्टर में देगा जो चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत है, ठीक है ना। तो जिस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स है उसी से सवाल 2 पूछा। जैसे सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है सर, समुंदर है, समुंदर खत्म हो जाएगा आप, लेकिन सवाल चैप्टर खत्म नहीं होता। यहाँ पे हम लोगों का सेट ऑफ डिडक्शन, दोनों अपने अपने जगह पे सर आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है सर। तो ये एक एग्जाम पैटर्न है, ये मैं रखा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपका चैप्टर को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। और ये वीडियो जो है बिना एडिट के होगा सर, बिना स्टॉप किए ये पूरा कंटिन्यूअस वीडियो चलेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना। एक बार क्लास ओपन किए तो बस चुपचाप से पढ़ते रहना सर, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे टैक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो टैक्स पढ़ेंगे उसका वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर सबसे पहले आप बताइए टैक्स का मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स होता क्या है सर, टैक्स कलेक्ट कौन करता है। तो टैक्स एक तरीके का क्या है सर, इज अ रेवेन्यू। सर ये क्या है हम लोग का एक रेवेन्यू है सर, ये क्या है हम लोग का एक रेवेन्यू। लेकिन ये रेवेन्यू किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। रेवेन्यू किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट करती क्या है इसका, ये हम लोग का सर सोशल वेलफेयर में खर्चा करती है। कहाँ खर्चा करती है, सोशल वेलफेयर में। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, आपको नहीं मिलता, कंगना रनावत को मिलता है, लेकिन फिर भी आपको मिलता है ना सर। आर्मी के प्रोटेक्शंस मिले आपको, डिफेंस के प्रोटेक्शंस मिले। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चले जाइए, वहाँ पे आपका फ्री में इलाज हो जाता है। स्कूल्स चले जाइए, फ्री में आपको पढ़ा दिया जाता है, मिनिमम रेट में पढ़ा दिया जाता है। तो सर ये जो लोग सर्विस दे रहे हैं आपको, इनको सैलरी कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, इनकी मेहनत की कमाई इनको कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है, हम जैसे पब्लिक से पैसा उठा करके, हम जैसे पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके और इन लोगों को पेमेंट कर रही है, सो दैट ये लोग जो है गवर्नमेंट के बिहाफ में सोशल वेलफेयर कर सके। तो सर ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक रेवेन्यू है, और वो गवर्नमेंट करती क्या है, इस पैसे का सोशल वेलफेयर करती है। जैसे कि हम लोगों का हॉस्पिटल्स हो गया सर, जैसे कि हम लोगों का एजुकेशन हो गया सर, जैसे कि हम लोगों का रोड हो गया सर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई है सर। ये सारी चीजें की जो सुविधाएं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी मिलता है। तो स्कॉलरशिप जो मिलता है तो क्या अपने पॉकेट से कोई थोड़ी दे रहा है सर, ठीक है ना। हाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, राइटिंग में आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन मैं इसके लिए भी एक सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। मैं सारी चीजें बोल करके पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग सुनने में ज्यादा फोकस करना और लिखते भी रहना। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, सुन लेना दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन बनता है, ये चैप्टर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंट्रोडक्शन बनता है, ठीक। और अगर मैं फास्ट हो जाऊँ तो मैं रिलैक्स होकर के आहिस्ते आहिस्ते भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हम लोग यहाँ पे टैक्स पढ़ने वाले। टैक्स रेवेन्यू होते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट करती है क्या, सोशल वेलफेयर करती है सर, किसका, पब्लिक का, और जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड, ये सारी चीज़ों का सब सुविधाएं देती है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ टैक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि यहाँ पे टैक्स जो होता है वो 2 तरीके का होता है। सर आपने टैक्स के बारे में बता दिया, इनकम के बारे में भी बता दो।
सर इनकम के बारे में एक सस्पेंस है सर, इनकम मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। इस पूरे टॉपिक की चैप्टर का नाम है सर बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। और सर गारंटी मैं बता रहा हूँ, गारंटी मैं गारंटी ले रहा हूँ सर, यहाँ से जो सवाल मैं करवाने वाला हूँ उससे 5 मार्क्स का सवाल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा सर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन छप जाएगा सर जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत ही ईजी है सर, बहुत ही ईजी है। टैक्स कितने तरीके के होते हैं अभी तक आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, सभी को पता होगा, सब लोग स्किप भी कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस इस बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और डिफरेंस में मैं आप लोगों को नई बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात बॉडी, सबसे पहली बात क्या, बॉडी। सर इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? जैसे कि आप लोगों के कॉलेजेस है ना, किसी का बहुवासी होगा, किसी का एजेसी होगा, किसी का गोइंका होगा, तो किसी का भवानीपुर होगा। ये सारे कॉलेजेस का मेन हेड कौन है सर? हम लोगों का कैलकाटा यूनिवर्सिटी है सर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी हम लोगों का क्या बॉडी है, जो कि सारा क्वेश्चन पेपर सेट करती है, सिलेबस सेट करती है, ठीक। उसके ऊपर भी कौन सा एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स है सर। डायरेक्ट टैक्स का बॉडी कौन होता है हम लोग का? ये सर इंपॉर्टेंट है सर, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है सर, 1 मार्क्स में पूछ लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं CBDT। क्या बोलते हैं सर? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और ये सर होता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये सर है इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है सर, ठीक है ना। एंड कस्टम दोनों चीजें इसमें है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। CBIC इसकी बोर्ड है सर। सबसे पहला डिफरेंस, वो बचपन वाला डिफरेंस चला गया सर, डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, वो वाला नहीं लिखना सर। मार्क्स मिलेगा यहाँ पे 2 मार्क्स। बॉडी कौन सी होती है? CBDT जो कलेक्ट करती है, चार्ज करती है, CBIC जो कि कलेक्ट करती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आती है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आती है ये बॉडी। अब आते हैं सर इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेफिनेशन जो कि सभी को पता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक फीचर बताना चाहता हूँ। डेफिनेशन की बात नहीं करता, मैं फीचर्स बताना चाहता हूँ। फीचर्स इसका ये है सर कि यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। और सर उसमें बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड है सर। फोकस कीजिएगा यहाँ पे कैन नॉट है, मतलब सपोज कीजिए जैसे मैं एक आदमी हूँ, मैं इनकम कमा रहा हूँ, तो जो भी इनकम कमाएगा गवर्नमेंट उसके पास पहुंच जाएगा और बोलेगी कि सर टैक्स ला करके दो। तो गवर्नमेंट मेरे पास आई और बोलेगी सर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला ओके वेरी गुड, मैं टैक्स देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सर मैंने इनकम कमाया, आई एम ओनली लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता गवर्नमेंट जब मेरे पास टैक्स लेने है, मैं नहीं बोल सकता मेरे पापा से ले लो, मेरे भैया से ले लो, मेरे मम्मी से ले लो, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना सर। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। अगर मैं इनकम कमाया तो आई एम द ओनली पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ना सर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का बर्डन ऑफ टैक्स हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। बर्डन ऑफ टैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, कैन बी शिफ्टेड। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, हम लोग का एक एग्जांपल मान लीजिए, मैन्युफैक्चरर है सर, यहाँ पे मैं एमआर लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर ने किसको सामान बेचा, रिटेलर को बेचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है सामान को। तो अभी इनकम कौन कमाया, मैन्युफैक्चरर कमाया, तो गवर्नमेंट आई, पिक्चर में कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट बोला कि भैया टैक्स ला करके दो तुम, ठीक है ना। टैक्स कलेक्ट करने के लिए आ गया, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास आ गया। मैन्युफैक्चरर बोला ओके सर ठीक है, मैंने गुड्स कितने का बेचा था, मैंने 1000 रुपए का गुड्स बेचा था, मैं इसमें क्या करता हूँ, जीएसटी लगा देता हूँ। जीएसटी कितना लगा देता हूँ, 10%। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। टोटल कितना, 1100 रुपए, ठीक है। तो ये 1100 कलेक्ट किससे कर लेगा मैन्युफैक्चरर, रिटेलर से, और कलेक्ट करके किसको दे देगा सर, गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन था टैक्स पे करने के लिए, मैन्युफैक्चरर था। गवर्नमेंट आई किसके पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर के पास। बट मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन जो है ना सर, किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, रिटेलर के ऊपर। रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया, जो कि आप लोग जानते हैं जीएसटी, ठीक है सर। रिटेलर भी तो हो सकता है ना, ऐसा कर सकता है कि वो किसी कस्टमर्स को बेच दे, 100 वे से सर कस्टमर्स को भी बेच सकता है वो। तो अगर रिटेलर यहाँ पे सेल किया कस्टमर्स को, ठीक है, तो अब सेल कौन कर रहा है, पिक्चर में अभी कौन है, रिटेलर और कस्टमर दोनों में सेल कौन कर रहा है, इनकम कौन कमा रहा है, रिटेलर कमा रहा है। तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट जाएगी रिटेलर के पास, बोलेगी कि भैया आपने इनकम कमाया तो टैक्स दीजिए। तो रिटेलर बोलेगा ओके सर, मैंने सामान बेचा था 150 रुपए का, उसमें मैं जीएसटी जोड़ देता हूँ आपका, मान लीजिए 10%, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 165। तो अल्टीमेटली ये 165 किससे कलेक्ट हो जाएगा, हम लोग का कस्टमर से,
और रिटेलर ये 165 को किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन था टैक्स पे करने के लिए सर, रिटेलर। गवर्नमेंट किससे मांगने है पैसा, रिटेलर से। लेकिन रिटेलर ने क्या किया, अपना जो लायबिलिटी था, जो बर्डन था टैक्स पे करने को, उस किससे ले लिया सर, उसने कस्टमर से लेकर के उठा करके दे दिया। इधर से उठाया, उधर से गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसी को बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। और तीसरा इंपॉर्टेंट है सर, एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे सभी को पता है इनकम टैक्स पढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे सर एग्जांपल में आ जाएगा आपका 3 एग्जांपल है। एक है जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं सर। उसके बाद आता है हम लोग का कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो कि आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है। और एक होता है हम लोग का एक्साइज ड्यूटी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता है। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, अगर आप कोई भी सामान, जैसे ये मैं मार्कर बना रहा हूँ, जैसे मैं शर्ट बना रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चर के ऊपर भी एक टैक्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। और हम लोग जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें लगता है कस्टम ड्यूटी। और जो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली सेल करते हैं, बना नहीं रहे, सेल करते हैं, उसमें लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यहाँ पे इनकम टैक्स, यहाँ पे और भी टैक्स था, वेल्थ टैक्स है, यहाँ पे हम लोगों का गिफ्ट टैक्स था, यहाँ पे हम लोगों का और बहुत सारा टैक्स है। लेकिन ये सब हम लोगों का पिक्चर से खत्म हो गया, तो इसलिए मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, डिफरेंस बिटवीन, और सबसे ज्यादा जो हजारों बच्चे, 50,000 बच्चे, लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं सर, अगर ये डिफरेंस आ गया, पहला पॉइंट आपने ये लिख दिया ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में नया टीचर आया, क्योंकि ये पॉइंट कोई नहीं बताता सर, कोई नहीं बताता है। तो बॉडी कौन है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को कौन चलाता है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। फीचर्स हम लोग बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। 1 सेकंड के लिए मैं पॉज करके आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे अब जो भी चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो हम लोग अभी तक डिफरेंस पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ने के बाद अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट। सर हम लोगों का एक है इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होगा पूरे टैक्स में सर। याद रखिए सर, जो भी हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा ना, डायरेक्ट टैक्स हम लोगों का सेमेस्टर 4 में है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम हम लोगों का पूरा सेमेस्टर 5 में है सर, ठीक है ना, याद रखिएगा। वहां पे भी डायरेक्ट टैक्स है, थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स है। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हम लोगों का ये है। सबसे पहला पॉइंट सर, वैसे आप लोगों को ईयर का मतलब तो पता ही होगा। ईयर यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक हम लोगों का कैलेंडर ईयर होता है और एक हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर होता है। एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना सर, ये डुअल रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, डुअल रोल प्ले करता है। मतलब सर, मतलब इसी को हम लोग प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और यहाँ पे इसी को हम लोग असेसमेंट ईयर भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट ईयर भी बोल सकते हैं सर। अब ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को पता है। कैलेंडर ईयर का मतलब जो कि हम लोगों का 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हम लोगों का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है लेकिन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर में खत्म होता है, ठीक है ना सर, नेक्स्ट ईयर में खत्म होता है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड सिखाने वाला हूँ, ये दोनों तो आपको बचपन में ही पता था, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टैक्स में वर्ड आता है वो आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब सवाल उठता है कि सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर होता क्या है। प्रीवियस ईयर में आपको बता देना चाहता हूँ, उसके डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है ना सर, डेफिनेशन में बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का मतलब पर्सन the year in which person earned income। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, earned income। बंदा जब, जैसे कि मैं जिस साल मैं इनकम कमा रहा हूं वो साल मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर कहलाएगा। और जिस साल मैं इस इनकम कमाए हुए ईयर पे जब मैं टैक्स पे करने जाऊंगा सर, जो टैक्स पे करने जाऊंगा वो ईयर को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो हमेशा जो करंट ईयर रहेगा आपके लिए वो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा। और जो इसके रिगार्डिंग में, इस इनकम के रिगार्डिंग में जब आप टैक्स पे करने जाओगे फ्यूचर में तो वो जो फ्यूचर वाला ईयर रहेगा वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं। और असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं सर, जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे ऑन सच इनकम
अर्नड ऑन सच इनकम अर्नड, जो हम लोगों का अर्न किया गया था इन प्रीवियस ईयर, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर में जो अर्न किया गया ना सर, उसके ऊपर जब टैक्स पे करने जाएंगे तो उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देना चाहता हूं, परेशान नहीं होइए। एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हम लोग का फाइनेंशियल ईयर है, तो हम लोग का मान लीजिए 2016 और 17 है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा और पूछेगा कि सर बताइए इसका असेसमेंट ईयर क्या होने वाला है। तो जैसे आपको बता दिया वर्ड प्रीवियस ईयर आपको दिखा तो मतलब समझ जाइएगा कि इस साल हमने इनकम कमाया है। तो वो इनकम कौन सा कमाया है, 16 17 में कमाया हम लोगों को, पूरा एक साल हम लोगों ने इनकम कमाया। तो टैक्स कब पे करेंगे, इसके नेक्स्ट ईयर में, फ्यूचर में सर। तो टैक्स कब पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे हम लोग 17 18 को पे करेंगे। बात समझ में आ रही है ना सर, 17 18 को पे करेंगे हम लोग टैक्स। अब अगर यहीं पे मान लीजिए दूसरे एग्जांपल में आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर गिवन देते, असेसमेंट ईयर मान लीजिए अभी जैसे कि हम लोग क्या चल रहा है 23 चल रहा है ना, असेसमेंट ईयर मान लीजिए हम लोग का 23 एंड 24 दे दे, तो इसका मतलब क्या सर, असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम लोग टैक्स पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे टैक्स पे करेंगे 23 24 में, लेकिन कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे, सवाल ये उठता है। तो पीछे वाले जो इनकम कमाए थे, पिछले साल जो इनकम कमाए थे उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे आज। तो सवाल उठ रहा है असेसमेंट ईयर 23 24 गिवन है हम लोगों का, तो यहाँ पे हम लोगों को बोला टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कौन से ईयर में हम लोग का टैक्स पे करते हैं, कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं सर, प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर का हम लोग का डेट क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डेट हो जाएगा 22 23। ये बहुत ही बेसिक बात है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना सर, ये दो आप देखिएगा मैं सारे टैक्स के चैप्टर्स में यूज करने वाला हूं, और ये दो वर्ड जो है ना आपको मार्क्स भी दिलाएगा सर पूरा पूरा, ठीक है ना। बस ये याद रखिएगा, जिस साल टैक्स पे करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और जिस साल इनकम कमाते हैं उस साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। इसके ऊपर भी सवाल आएगा सर, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और एक सवाल करवाने वाला हूँ, वो इंपॉर्टेंट रहेगा सर आपके लिए, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया जिस साल हम लोग इनकम कमाए हैं। वैसे आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए था, आप लोगों ने पूछा नहीं कि सर यहाँ पे आपने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हम लोगों का पर्सन, ये पर्सन का मतलब क्या होता है, ये पर्सन का मतलब, इसके ऊपर भी सवाल पूछता है सर, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये होल्ड में अभी। प्रीवियस ईयर जिस साल इनकम कमाए, असेसमेंट ईयर जिस साल हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। एग्जांपल ये अगर 16 17 प्रीवियस ईयर तो 17 18 हम लोगों का असेसमेंट ईयर हो जाएगा, ठीक है सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए रिलेवेंट रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये स्टार्ट कब होता है, ठीक है ना, स्टार्ट कब होता है हम लोगों का ये, जैसे कि मान लीजिए ये स्टार्ट कब होता है, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा सर, ये स्टार्ट कब होता है और ये एंड कब होता है, ये स्टार्ट कब होता है और ये एंड कब होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है, इसी के ऊपर सवाल आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है सर। ये दूसरा पॉइंट है प्रीवियस ईयर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग का बोला जाता है स्टार्ट कब होगा एंड कब होगा, तो ये हमेशा मैं बता दूं, ये हमेशा ऑलवेज ऑलवेज सर ऑलवेज, ये हमेशा जो है ना सर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च में खत्म हो जाएगा, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में ये खत्म हो जाएगा सर। हमेशा 12 महीने का होगा, ये हमेशा 12 महीने का होगा। सवाल वर्ड पे फोकस कीजिएगा सर, ये हमेशा कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा, ऑलवेज 12 महीने का होगा सर। लेकिन प्रीवियस ईयर ना सर, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा हम लोगों का आफ्टर 1 अप्रैल, आफ्टर 1 अप्रैल मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल भी बोल सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 अप्रैल। लेकिन उसके बाद कभी भी सर, उसके बाद कभी भी ये स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये एंड होगा 31 मार्च में, ये हमेशा एंड होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये हमेशा एंड होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है सर, इसी के ऊपर सवाल पूछेगा, इस बार 2 नंबर का सवाल इसी टॉपिक पे पूछने वाला है सर, ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग डेट क्या बोला 1 अप्रैल, एंडिंग डेट क्या बोला 31 मार्च, लेकिन मैं यहाँ पे आफ्टर वर्ड लिखवा दिया। मतलब क्या कि जरूरी नहीं है ना, जैसे कि देखिए जरूरी नहीं है ना कि मैं 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं 10 जून को भी कर सकता हूं, मैं जुलाई को भी कर सकता हूं, मैं सितंबर को भी कर सकता हूं, मैं अक्टूबर को भी कर सकता हूं। तो सर जिस साल से मैं कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, जिस दिन मैं बिजनेस स्टार्ट किया वो साल में मैं इनकम कमा रहा हूं, वो साल एंड कब होगा मेरे लिए सर 31 मार्च को एंड हो जाएगा। सपोज कीजिए कि एग्जांपल है जो कि मैं बता देता हूं, सवाल आया हुआ 2021 में भी, 2019 में भी और 2017 में भी आया और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसे दे देगा, मान लीजिए जैसे कि मैं 20 जुलाई 2023 में मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो बताइए मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या हुआ और साथ ही साथ बताइए मेरे लिए असेसमेंट ईयर क्या हुआ। देखिए एग्जांपल सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं बिजनेस स्टार्टेड ऑन
started on 20th July 2023। ठीक है सर। फाइंड आउट प्रीवियस ईयर, फाइंड आउट प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सर ये सवाल आएगा सर, बिजनेस स्टार्ट किया आपने 20 जुलाई 2023 को, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका और असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो प्रीवियस ईयर सर वो साल होता है जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल हम लोग टैक्स पे करते हैं इनकम कमाए हुए पे। तो सर यहाँ पे 20 जुलाई से हम लोग को बिजनेस स्टार्ट किए, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? कौन सा साल हम लोग इनकम कमा रहे हैं सर? कौन सा साल हम लोग इनकम कमा रहे हैं? तो हम लोग का प्रीवियस ईयर में स्टार्टिंग डेट क्या हो जाना चाहिए? स्टार्टिंग डेट होना चाहिए हम लोग का 20th जुलाई होना चाहिए। क्या जो होना चाहिए सर? 20th जुलाई। लेकिन एंडिंग डेट कौन सा होगा सर? एंडिंग डेट हमेशा 31 मार्च होगा, हमेशा 31 मार्च होगा, हमेशा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होगा। तो यहाँ पे 20th जुलाई 23 है सर, यहाँ पे 20th जुलाई 23 है, तो ये 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2024। मतलब प्रीवियस ईयर क्या होने वाला हम लोग का? मतलब प्रीवियस ईयर क्या होने वाला हम लोग का? प्रीवियस ईयर होने वाला हम लोग का 23 24 इस साल इनकम कमा रहे हैं। तो सर असेसमेंट ईयर निकल गया ना? असेसमेंट ईयर निकला कि नहीं निकला बताइए आप मुझे, असेसमेंट ईयर निकला कि नहीं निकला? अगर आपको पता चल गया कि 23 24 में आपने इनकम कमाया है, तो आप इसके ऊपर टैक्स कब देने वाले हैं? आने वाले साल के लिए, आने वाले साल में टैक्स देने वाले। तो ये टैक्स असेसमेंट ईयर का क्या हो जाएगा सर? 24 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 24 25। ये साल इनकम कमाए तो इसका टैक्स कब देंगे? फ्यूचर में। अगर मान लीजिए एग्जांपल जैसे कि ये वाला, अगर हम लोग असेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है 23 24, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल लेते हैं 15 16 ले लेते हैं। अगर असेसमेंट है 15 16 गिवन है कि सर टैक्स पे कर रहे हैं 15 16 में, टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनकम कमाए होंगे, इनकम पीछे कमाते हैं, इनकम पीछे कमाते हैं, टैक्स आगे देते हैं। तो असेसमेंट ईयर अगर आपको दे दिया 15 16, तो सर ये 15 16 में आपने टैक्स पे किया है, तो कौन से साल का टैक्स पे किया है? इनकम कब कमाए होंगे? पीछे कमाए होंगे 14 15। करेक्ट 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 बोला आपने, आपके मन में चल रहा था मुझे पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 15 हो जाएगा। सर ये सर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको मार्क कर लो, एग्जाम में पूछने का चांसेस है। बोल देगा सर बिजनेस स्टार्ट किया फला डेट में। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल शॉर्टकट में लेते हैं। मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट हुआ था हम लोगों का, मान लीजिए बिजनेस जो है हम लोगों का स्टार्ट हुआ था आपका 15 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ सपोज कीजिए, ठीक है। और बोला कि आपको फाइंड आउट प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सर बोला गया फाइंड आउट प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ हम लोगों का? 15 जनवरी 2023 सर, 15 जनवरी 2023। ध्यान से देखिए, आप लोग में से बहुत लोग कर चुके होंगे, आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं जो करा रहा हूं सर ध्यान से देखिए, स्टार्ट कब होगा प्रीवियस ईयर और एंड कब होगा प्रीवियस ईयर। तो स्टार्टिंग डेट तो सर जब बिजनेस स्टार्ट किया वहीं से इनकम कमाएंगे 15 जनवरी 2023, लेकिन एंड कब हो रहा है सर हम लोग का? 31 मार्च। हमेशा 31 मार्च को एंड होगा सर, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर मैंने बोला था ना, ऑफ नेक्स्ट ईयर मैंने बोला था। लेकिन ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ये 2023 में सर फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है हम लोगों का? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, पूरा 12 महीने का सर। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 12 मंथ होता है सर। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जनवरी में मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा एंड डेट कौन सा होने वाला है सर? 31 मार्च। जिस साल में मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर वो मंथ जनवरी का है सर, या मंथ फरवरी का है, या फिर वो मंथ मार्च का है सर, तो वो उसी साल में एंड हो जाएगा सर। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? 15 जनवरी 2023 को मैंने स्टार्ट किया था, एंड कब हो जाएगा? 31 मार्च 23 को ही होगा, 23 को ही होगा। ये 31 मार्च 24 नहीं हो सकता सर। अगर आप 31 मार्च 24 कीजिएगा तो फिर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन से आप बाहर जा रहे हैं सर, आप कैलेंडर ईयर से भी बाहर जा रहे हैं सर, आप एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। बात समझने के लिए आपको 12 महीना देखना है। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, जो कि आपके लिए एकदम रिलेवेंट नहीं है इस पूरे सब्जेक्ट के लिए। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च में खत्म होता है। ये 12 मंथ है सर, ये 12th मंथ है, इसमें एक बार जनवरी आता है सर। तो यहाँ पे सवाल सर ऐसे ही पूछे गए, ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन अगर एग्जाम में पूछना चाहे ना सर,
तो वो यही दे देगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का मंथ दे देगा सर, और बोलेगा कि बिजनेस स्टार्ट हो जनवरी में। तो बताइए प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है? तो प्रीवियस ईयर क्या होने वाला, आप बताइए सर, प्रीवियस ईयर क्या होने वाला, आप बताइए सर, प्रीवियस ईयर क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर होने वाला है 22-23। हाँ, ये कैसे? अभी बताया सर मैं। स्टार्ट कब हो रहा है? 15 जनवरी 2023, एंड कब होगा? 31 मार्च 23। 24 नहीं हो सकता सर, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर हम लोगों का सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कंप्लीट एक फाइनेंशियल ईयर है सर। और बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है सर। ये 22-23 का ही पार्ट है सर, 22-23 का ही पार्ट है जो कि जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 22-23। इसके ऊपर टैक्स कब पे करेंगे सर? 23-24। सही बोला आपने, एकदम सही बोला। इसमें टैक्स कब पे करेंगे? असेसमेंट ईयर 23-24 में पे करेंगे सर। कब पे करेंगे? 23-24 में पे करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? एकदम क्लियर होना चाहिए सर, कोई भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। 23-24 वापस से एक बार यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि ये कैसा हो गया, देखिए अगर हम जनवरी पकड़ते हैं तो स्टार्टिंग डेट जनवरी हो गया, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मार्च हम लोग का 31 मार्च, एंडिंग डेट हम लोगों का 31 मार्च होना चाहिए। क्लियर है? ऑफ नेक्स्ट ईयर बोला गया, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए करंट ईयर के लिए बोला गया। यहाँ पे देखिए, अगर मैं जनवरी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बोले 31 मार्च 24 पकड़ो, तो आप खुद सोचो ना सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर नेक्स्ट ईयर, ये तो 15 महीना हो जाएगा सर, ये तो 15 महीना हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन से ही आप बाहर हो जाओगे। बात समझ रहे? लॉजिकल सोचो ना सर, ठीक है ना? ये 15 महीना हो जाएगा सर। आपको 12 महीना देखना है। कितना देखना है? सिर्फ और सिर्फ 12 महीना। और 12 महीना कहाँ से कहाँ तक? अप्रैल से मार्च के बीच वाला, अप्रैल से मार्च के बीच वाला। फिर यहाँ पे तो एक बार जनवरी आएगा ही ना सर, आएगा ही ना। तो एकदम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा सर। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 2 मार्क्स में एग्जाम में ऑलरेडी पूछ लिया सर। ये रेड पेन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया है। और ऐसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको समझने के लिए। अगर बिजनेस स्टार्ट 15 फरवरी 2023 को करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा सर? 22-23। बात समझिए सर, फरवरी है, अभी भी मार्च के अंदर है ये सर, ठीक है ना? और 15 फरवरी 23 है सर, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? ये 1 अप्रैल से। तो प्रीवियस ईयर अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 22-23। और अभी जो मैंने मुंह से जो एग्जांपल दिया सर, इसके लिए क्या हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और टैक्स कब पे करेंगे? 23-24। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोगों का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा सर, ठीक है? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो था अभी जैसे हम लोग को यहाँ पे मार्क करवाए ना सर, पर्सन। अब हम आपको पर्सन का डेफिनेशन बताने वाले हैं कि पर्सन होता क्या है यहाँ पे। तो ये इसके ऊपर भी सवाल है सर, और इसके ऊपर इस बार सवाल पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। हो सकता है इसका डेफिनेशन पूछेगा या तो एग्जांपल दे देगा सर। 2021, 2019, 2020, 2017 में एग्जांपल्स देकर के पूछे हैं सर। यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं सर? 7 टाइप्स। मतलब क्या? वो लोग जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वो लोग जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना? गवर्नमेंट जिससे टैक्स कलेक्ट करती है, लगा चार्ज करके कलेक्ट करती है। तो सबसे पहले कौन हो जाता है हम लोगों का? इंडिविजुअल होता है। दूसरा कौन हो जाता है सर हम लोगों का? HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा कौन सा होता है सर? फर्म या LLP होता है, चौथा कौन होता है सर? कंपनी होता है, कंपनी। उसके बाद पांचवा कौन होता है सर हम लोगों का? कोई भी लोकल अथॉरिटी, ठीक है? फिर कौन सा हो जाएगा सर हम लोगों का? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP बोलते हैं सर इसको, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्लियर है? तो अभी कितना हो गया हम लोगों का सर? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? सातवां मैं आपको बताता हूँ, सस्पेंस है सर, ठीक है ना? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सोचिए। इंडिविजुअल, जैसे कि मान लीजिए शाहरुख खान है सर, शाहरुख खान है, SRK, शाहरुख खान है सर हम लोगों का। क्लियर है ना? कौन हम लोगों का? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान हम लोगों का इंडिविजुअल हो गया। शाहरुख खान का एक हम लोगों का कंपनी भी जानते हैं हम लोग, रेड चिलीज बोल के सर। तो ये क्या हो जाएगा? कंपनी हो जाएगा सर, ठीक है? अब शाहरुख खान का सर एक और भी चीज हम लोगों का,
मीर फाउंडेशन चलाता है, एनजीओ चलाता है सर, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है सर, रिलीजियस ट्रस्ट चलाता है सर, वो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाएगा। मीर फाउंडेशन, मीर फाउंडेशन मतलब सर यहाँ पे जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होने वाले हैं, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिरला मंदिर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है सर, वो सब कहाँ आ जाएगा हम लोगों का सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाएगा। और हम लोगों का इंडिविजुअल जो कि हम लोगों का एसआर के हो गया। कंपनी क्या हो जाएगा सर, कोई भी तरीके का कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, ध्यान दीजिएगा सर गवर्नमेंट कंपनी भी हम लोगों का यहाँ पे आता है, क्लियर है ना। और सर हम लोगों का क्या हो जाता है, और एक एग्जांपल, लोकल अथॉरिटी में हमेशा म्युनिसिपैलिटी वाले लोग आएंगे सर। कोई भी म्युनिसिपैलिटी ले लीजिए, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सोनारपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हुगली कॉर्पोरेशन, कोई भी, हावड़ा कॉर्पोरेशन, कुछ भी ले लीजिए सर हम लोगों का, ये यहाँ पे आ जाएगा एग्जांपल है, क्लियर है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब सर कंपनी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में फर्क क्या है। कंपनी यहाँ पे सर रजिस्टर्ड होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी रजिस्टर्ड होती है, बट वो नॉट इन द नेचर ऑफ कंपनी होता है, इसलिए उसको एजेपी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी किस में आएगा सर बताइए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी कहाँ आएगा आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। गोइंका कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, भवानीपुर, सब कहाँ आएगा सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बिरला मंदिर ट्रस्ट कहाँ आएगा सर, यहाँ पे आएगा। कोई भी एनजीओ चल रहा है सर, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी सर इधर ही आ जाएगा, एजेपी में आ जाएगा। लोकल अथॉरिटी समझ गए, म्युनिसिपैलिटी वाली कंपनी मतलब समझ गए सर, वेदर प्राइवेट भी हो सकता है ये, पब्लिक भी हो सकता है ये, और गवर्नमेंट भी हो सकता है सर। एक और बात, एक सवाल, एक लास्ट बताइए, आईसीएआई सबको जानता है, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएसआई, कंपनी सेक्रेटरी वाले लोग सर, इन लोग कहाँ आएंगे, ये लोग कहाँ आएगा कंपनी में या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा सर, कहाँ आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। क्यों सर, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है सर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है सर ये। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग होता है, उसको बोलते हैं लोग गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का होल्डिंग हो, ठीक है ना सर। लेकिन आईसीएआई का गवर्नमेंट का होल्डिंग नहीं है सर, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना, कि ये खुद ही अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। फर्म एलएलपी तो आपको पता ही है, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे एचयूएफ आ जाता है। एचयूएफ मतलब आपके बिजनेस रहेगा, वहाँ पे हम लोग का जॉइंट फैमिली बिजनेस है सर, जॉइंट फैमिली बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है। तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला, फिर से एक सवाल पूछूंगा, ये सारे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर ये आने के चांसेस हैं, ये आने के चांसेस है सर, ये आने के चांसेस है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ये आने के चांसेस है, ठीक है ना। ये सब जो भी एग्जाम्पल्स करवाया जा रहा है कोई नहीं करवाता सर, कॉन्सेप्ट समझिए, इंडिविजुअल है, ठीक है। अब चलिए सब कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे किराने का शॉप है सर, या मान लीजिए मेरा फास्ट फूड का शॉप है सर, मैं इंडिविजुअल बंदा हूँ, मैंने अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर बोल करके रजिस्टर करवाया है, तो मैं कहाँ होगा, फर्म, कंपनी, कहाँ, सोल प्रोप्राइटर है सर, सोल प्रोप्राइटर। बचपन में आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर, सेपरेट लीगल एंटिटी सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है सर, ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है। इसी के लिए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहाँ पे आएगा सर, ये एग्जाम का सवाल है सर, ये सारे एग्जाम के सवाल है, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का ये सब मैं कहीं अपने से नहीं लेकर के आ रहा हूँ सर, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। सोल प्रोप्राइटर सर कहाँ से आएगा हम लोगों का, सोल प्रोप्राइटर कहाँ जाएगा हम लोगों का, इंडिविजुअल में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। और एक लास्ट जो है, जैसे सवाल बहुत कम पूछता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो होता है हम लोगों का एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको हम लोग बोलते हैं एओपी। और यही एक और है सर, उसको भी हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं बीओआई, ठीक है। इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है, करवा दूं क्या, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बताता हूँ। हर एक के कॉलेज में एक यूनियन है सर, बोंगोसी में जाइए उनका अपना यूनियन है, गोइंका में जाइए अपना यूनियन है, एजेसी में जाइए अपना यूनियन है, भवानीपुर में जाइए उनका अपना एक यूनियन है सर। हर एक का स्टूडेंट्स यूनियन है, तो वो स्टूडेंट्स यूनियन कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। वो सारे स्टूडेंट्स यूनियन कहाँ आएंगे सर, ये सब मेरा एग्जाम्पल मेरा है, लेकिन सवाल पूछे गए हैं सर, एग्जाम में पूछे गए स्टूडेंट्स यूनियन।
ये क्या मतलब होता है सर? अब तो एग्जांपल बता दिया डायरेक्टली, एग्जांपल बता दिए, मतलब क्या होता है सबका? इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग, सोल प्रोप्राइटर भी है तो वो भी ह्यूमन बीइंग। एचयूएफ में सर जॉइंट बिजनेस रहेगा। फर्म एलएलपी मतलब पार्टनरशिप, जानते हैं। कंपनी मतलब हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जानते हैं, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट कंपनी हो। लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी वाले कोई भी हो जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब सर इंटेंजिबल ही रहेगा। यहाँ पे जैसे चैरिटेबल पर्पस आ जाएगा, रिलीजियस ट्रस्ट आ जाएगा, कैपिटल, एजुकेशन पर्पस, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, ये जितने भी है सर, हॉस्पिटल, रिलीजियस, ठीक है ना, एजुकेशन, ये आईसीआई भी यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। और सर एक एग्जांपल, एक और लास्ट एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए बार काउंसिल, आपका बार काउंसिल कोर्ट वोट है सर, जहाँ पे छोटा मोटा विवाद हो गया तो कंपनी के बीच में, अगर वो कंपनी आपस में सॉल्व करना चाहती है तो एनसीटी पर जाती है, तो वो बार काउंसिल भी हम लोग को कहाँ जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा सर। वो कंपनी नहीं होती सर, वो लोकल अथॉरिटी नहीं होती सर, ठीक है ना। कोर्ट, सियालदा कोर्ट लोकल अथॉरिटी नहीं है सर, वो कहाँ जाएगा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंपॉर्टेंट है सर, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, गारंटीड पूछेगा। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टूडेंट्स यूनियन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। पर्सन लिखा हुआ सर, पर्सन वर्ड लिख दिया, मतलब ये सब आ सकता है। पर्सन ना, पर्सन के अंदर सर, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ वाला, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस वाला, पार्टनरशिप बिजनेस वाला मिल करके कुछ काम कर रहे हैं, जिसका पर्पस है कुछ, जिसका ऑब्जेक्टिव है कुछ, ठीक है, उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल देते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है, मतलब 4-5 लोग मिल करके, 4-5 लोग मिल करके इकट्ठा काम कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट कमाने के पर्पस से नहीं, बस कर रहे हैं सर, उनको काम करना है, बस कर रहे हैं। आपको यूनियन वाला क्या ही करता है सर? आपके यूनियन वाले आपको अटेंडेंस से बचा देते हैं, अगर आप कहीं फंस जाते हैं कॉलेज में तो बचा देते हैं। उनका पर्पस सर सोशल वेलफेयर है सर, कुछ भी वो करते हैं, कुछ भी। आपको टूर्नामेंट खेलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कैरम खेलने में प्रॉब्लम हो, वो लोग करवा देंगे, कुछ भी सर, कुछ भी। टीचर से सेटिंग सब करवा देंगे सर। पर्सन, इसके ऊपर सवाल पूछेगा सर, इतना एग्जांपल्स कोई टीचर नहीं देता सर, गारंटी दे रहा हूँ, ये सब के ऊपर सवाल पूछेगा। और अगर नहीं भी पूछा ना सर, पूछेगा, लेकिन सर आप हमेशा के लिए समझ गए हैं ये चीज़, कोई आपसे ये चीज़ छीन नहीं सकता, और ये नया चीज़ है सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक सर हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है ग्रॉस टोटल इनकम। इससे सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम जो हम लोग पढ़ने वाले क्या है सर? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, या फिर आप इसको बोल दीजिए टैक्सेबल इनकम। क्या बोल देंगे? टैक्सेबल इनकम बोल देंगे, क्लियर है। तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे सर 5 हेड होता है। कितना हेड है सर? 5 हेड्स हम लोग बोलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सर, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट है, गेन है, बिजनेस है, प्रोफेशन है। शॉर्टकट में इसको पबजी भी बोलते हैं हम लोग सर, अपने लिए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड है सर। ये पांचों हेड के ऊपर एक एक चैप्टर है, ये पांचों हेड के ऊपर एक एक चैप्टर है। यहाँ पे आएंगे हम लोग, क्लियर। एक लास्ट यहाँ से सर लेस होता है हम लोगों का, वो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, CF, कैरी फॉरवर्ड। और एक होता है सर क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। अब जो आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ से लेस होता है सर डिडक्शन। क्या लेस होता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक, 80C से लेकर के 80U तक। अब यहाँ पे सर वो डिडक्शन माइनस होता है, वो माइनस होने के बाद ये भी माइनस होता है। ये माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। मैं बार बार इनकम तो बोल रहा हूँ, लेकिन इनकम का मतलब समझाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। मुश्किल से 5 मिनट में हम लोग ये समझ जाएंगे, टॉपिक समझ जाएंगे इनकम वाला। तो सर ये बताया कैसे? जानकारी के लिए, ठीक है ना। इसके ऊपर मान लीजिए अगर भूले भटके सवाल पूछ ले तो क्या होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ हर एक के ऊपर चैप्टर है सर। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, डिडक्शन, ये सब के ऊपर टॉपिक है सर। और सेमेस्टर 5 में जाइएगा ना, सेमेस्टर 5 में सबसे पहला चैप्टर 15 मार्क्स का पूछा जाता है, यही पूछा जाता है सर। जितना भी आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ा है वो सब मिला करके बोलेगा कि टैक्स लायबिलिटी निकालो। क्या निकालो? टैक्स लायबिलिटी निकालो और टैक्सेबल इनकम निकालो, ठीक है ना सर। टैक्स लायबिलिटी मतलब एक इंसान जो इनकम पैसा कमा रहा है उसको कितना टैक्स देना चाहिए,
तो सर ये टॉपिक हम लोग सेमेस्टर 5 में करेंगे और उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा सेमेस्टर 5 में, टेंशन नहीं, ये सब हम लोग का सेमेस्टर 4 में है सर, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब जो टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ सर वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 70% सर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन से ये सवाल पूछा नहीं जा रहा, बहुत दिन से एक टॉपिक पे हाथ लगाया नहीं गया, तो मैं फिर भी आपको वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए। इसके बाद हम लोग इनकम पाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस 5 मिनट रुकिएगा सर, होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। विदाउट एडिटिंग में ये वीडियो बनाने वाला हूँ सर, एक शॉट में पूरा। तो यहाँ पे सर थ्योरी है, बोला जाता है आपका टैक्स प्लानिंग, ठीक है, फिर पूछा जाता है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, फिर पूछा जाता है आपका टैक्स इवेजन, इवेजन सर, इवेजन, इवेजन, EVASION, टैक्स इवेजन, ये अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस DANCE, और यहाँ पे आ जाता है टैक्स मैनेजमेंट। ये 4 टॉपिक है सर, कोई भी 2 पूछ सकता है या कोई भी 4 पूछ सकता है या कोई भी एक और उसका एग्जांपल पूछेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसका फीचर्स या डेफिनेशन बताने वाला हूँ सर, ठीक है, 3 लाइन बता दूंगा इना सर, खत्म, एक एग्जांपल बता देंगे, खत्म है सर। इंपॉर्टेंट है सर, जितना भी करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। एग्जांपल जो भी पर्सन में करवाएं वो भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है सर? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। अभी वर्ड बोला था ना सर थोड़ी देर पहले, टोटल इनकम के टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो जितना टैक्स पे करते हैं ना वो तो एक तरीके का आपकी लायबिलिटी हो गया ना सर, पे करना है किसी को, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी थ्रू क्लेमिंग, क्लेम कर रहे हैं सर आप, मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। डिडक्शन, अभी जैसे देखा ना डिडक्शन किया तो माइनस हो गया, इनकम कम हो गया हम लोग का। एग्जेम्पशन, क्लियर है सर, डिडक्शन या एग्जेम्पशन, ठीक है, इससे हम लोगों को क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाता है। टैक्स, जब इनकम कम हो जाएगा तो टैक्स लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, क्लियर है। और कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, रिलीफ भी दे देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलीफ के लिए नहीं बोलेगा कि चलो ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक में रिलेवेंट नहीं है। रिलीफ मतलब जैसे कि आप लोग अभी सुनेंगे, इस बार जो बजट आया था हम लोग का फरवरी में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, जो उन्होंने बोला कि 5 लाख तक का जो इनकम कमा रहा है, 7,50,000 तक का जो इनकम कमा रहा है, उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उन्होंने करेक्ट बोला, क्यों सर, क्योंकि वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो टैक्स लगता है उसको माफ कर देती है 5 लाख तक का, जो कि 12,500 लगता है सर, ठीक है। वो रिलीफ चैप्टर है आपका सिलेबस में, मैं इसके ऊपर टॉपिक डील कर दूंगा जरा सा, ठीक है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं सर, सही तरीके से कर रहे हैं, रिडक्शन, एग्जेम्पशन, रिलीफ के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का टैक्स अवॉइडेंस है सर। मैं याद कराने के लिए सेंटेंस को यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको ना याद रहे सर, रट जाए आप यहाँ पे, यहीं पे, उसके बाद कहीं नहीं। तो सर रिड्यूस यहाँ पे भी करेंगे, क्या यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे भी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे सर, थ्रू लीगली इन loopholes in act loopholes, LOOPHOLES, loopholes in act। loopholes का मतलब सर जो एक्ट में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ छूट गया है। बताते हैं इसके ऊपर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए बोला गया है कि आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल में बोल दिया गया कि 10,000 का डिडक्शन मिलेगा कंपनीज को, एग्जांपल के तौर पे 10,000 का डिडक्शन मिलेगा कंपनीज को। या फिर मान लीजिए एग्जांपल दे दिया कि अगर 10 लाख तक का प्रॉफिट कमाते हैं तो टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, एग्जांपल लेते हैं कंपनीज को। सेंटेंस लिख दिया, निर्मला सीतारमण जी आई रात को बोली कि सर जितने भी कंपनीज है अगर वो हम लोगों का रिड्यूस कर देता है प्रॉफिट, 1 लाख तक का प्रॉफिट कमाती है, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जितने भी कंपनीज हम लोगों का जो 1 लाख तक का प्रॉफिट कमा रही है उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर निर्मला सीतारमण जी अगर ये बोल देती है कंपनी को 1 लाख तक का अगर कमा रहे हैं टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी आई टेस्ला, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने लगी, उसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए का, तो उसने टैक्स नहीं पे किया। निर्मला सीतारमण जी बोली अरे टेस्ला, अरे एलोन मस्क, एलियन, तुमने टैक्स क्यों नहीं पे किया 1 लाख रुपए के ऊपर? बोला आपने तो बोला था
कि जो 1 लाख रुपया कमाएगा जो कंपनी, वो टैक्स नहीं पे करेगा। तो निर्मला सीतारमन जी बोली कंपनी, इंडियन कंपनी, बोला आपने कहाँ मेंशन किया था? आपने तो कुछ भी मेंशन नहीं किया, फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी, मैंने ले लिया बेनिफिट। बात समझ में आई सर? तो ये क्या है, टैक्स अवॉइड किया हमने। कैसे टैक्स लायबिलिटी को कम किया? लीगली कम किया सर। वो मेरे को पकड़ नहीं सकती है सर, क्योंकि उसने खुद गलती किया था। उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया था कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सी, कुछ नहीं, उन्होंने कंपनी बोल दिया था। तो आकर के हम लोगों ने बेनिफिट ले लिया। तो ये लूपहोल्स था एक्ट में सर, ठीक है। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन क्या हो जाता है हम लोगों का? टैक्स इवेजन हम लोगों का क्या होता है? हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं क्या? टैक्स लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे सर थ्रू इलीगल करते हैं, थ्रू इलीगल, ठीक है ना। किसके थ्रू करते हैं सर? इलीगल के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? इलीगल के थ्रू करते हैं। इलीगल, इलीगल मतलब जैसे सर थ्रू इलीगल क्या? जैसे कि हम लोगों ने मान लो यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, किसको? इनकम को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, या फिर सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, किसको? इनकम को। खर्चा को हमने ज्यादा दिखा दिया, हाई इनकम, हाई एक्सपेंसेस, ठीक है सर। या फिर हमने हाइड कर दिया इनकम को। क्या कर दिया हमने? हाइड कर दिया, डिक्रीज कर दिया इनकम। इनकम कम हो जाएगा, तभी हमने देखा था ग्रॉस टोटल इनकम है। अगर इनकम कम कर देंगे, इनकम कम कर देंगे सर, तो इनकम टैक्सेबल इनकम कमाएंगे तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो हम लोग इनकम को क्या कर दे रहे हैं? छुपा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं सर, दिखाई नहीं रहे, और खर्चा को ज्यादा दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो मैं बार बार इनकम आपको बोल रहा हूँ, इनकम का डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ पे इनकम का मतलब जैसे कि मान लो मैंने 100 रुपए का सामान बेचा है ना सर, या 1000 का सामान बेचा है, तो उसमें अगर मान लो 600 रुपये मेरा कॉस्टिंग पड़ा ना, तो 400 रुपीज जो मेरा है उसको हम लोग इनकम करेंगे। बात समझ में आ रही है? जो 400 रुपीज है ना, 1000 माइनस 600, जो 400 रुपीज है ना सर, वो हम लोगों के लिए इनकम बनेगा। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सर? टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो कौन सा अमाउंट रहेगा सर? 400 रुपीज। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने इनकम को छुपा दे रहे हैं। हम लोग इनकम 1000 का जगह दिखाएं, हम लोग 700 रुपये में बेचे हैं, 600 का सामान बनाया सर और 700 में बेच दिए। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है? जिसके ऊपर इनकम लगेगा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो अमाउंट क्या है सर? हम लोग का 100 रुपया है। या फिर हम लोग एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, 1000 रुपये का सामान बेचे और खर्चा दिखा दिया कि 800 का खर्चा हो गया, 600 खर्चा हुआ था लेकिन दिखा दिया 800 खर्चा हो गया। तो सर कितना रुपये हम लोग का प्रॉफिट आया? टैक्स कितना, इनकम कितना रुपये पकड़ेंगे सर हम लोग? 200 रुपये पकड़ेंगे। किस इसके टैक्स कितना लगेगा सर? 200 के ऊपर लगेगा, करेक्ट है ना। तो रिड्यूस करें टैक्स लायबिलिटी, लेकिन इलीगली कर रहे हैं, जानबूझ करके, इंटेंशनली कर रहे हैं सर। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट कुछ नहीं होता सर। मैनेजमेंट हम लोगों का सिंपल प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है सर। प्रोसीजर टू कॉम्प्लाई विथ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, विथ प्रोविजंस ऑफ एक्ट। मतलब जो कानून बोला गया है, ठीक है, जो रूल्स बोला गया आपके एक्ट में, उसको फॉलो करना है। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना। कंप्लाई का मतलब क्या होता है सर? फॉलो करना, फॉलो करना, फॉलो करना। प्रोसीजर को फॉलो करना, जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा काम करना। जैसे कि आपने इनकम कमाया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने टैक्स पे किया है। तो सर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स प्लानिंग मतलब अपने लीगल तरीके से ये डिडक्शन एग्जेम्पशन जो था, और यहाँ पे अवॉइडेंस अपने लीगली लूपहोल्स से अपने उसको क्या कर दिया? टैक्स लायबिलिटी को कम किया। यहाँ इलीगली तरीके से किया, यहाँ पे अपने प्रोसीजर को फॉलो किया। तो ये सर बेनिफिट। अब जो आता है टॉप, इसी में डिफरेंस आता है बेनिफिट। तो ये बेनिफिट कब तक का मिलेगा सर? ये लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट है, और ये सर शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन कैसे? अगर एक बार पता चल गया सर, जैसे कि एलन मस्क के पास आई निर्मला सीतारमन जी, बोली कि अरे तुमने टैक्स क्यों नहीं पे किया? तो बोला मैं तो फॉरेन कंपनी हूँ। तो निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि अरे आपको तो टैक्स पे करना चाहिए, आप तो फॉरेन कंपनी है। बोले कि नहीं, आपने तो सिर्फ कंपनी मेंशन किया था ना, आपने तो फॉरेन कंपनी मेंशन नहीं किया। तो तुरंत वो न्यूज में आएंगे, बोलेंगे कि ये जो 1 लाख वाला एग्जामिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो आप बेनिफिट एक ही बार ले सकते हैं शॉर्ट रन में, ठीक है ना। और टैक्स इवेजन का सर आप यहाँ पे बेनिफिट नहीं दे सकते, नो बेनिफिट। बट सर, बट ये आपको क्या करेगा? ये आपको पेनल्टी लगा देगा सर, पेनल्टी लगा देगा, प्रोसिक्यूशन कर देगा आपके ऊपर से। प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट कचहरी कर देगा आपके ऊपर। बात समझ आए? अगर आप ऐसे करते तो कोर्ट कचहरी में चले जाएगा और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। पेनल्टी मतलब फाइन भी देना पड़ेगा सर। और यहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है सर, क्लियर है ना। बेनिफिट नहीं है, बस आपको
फॉलो करना, और अगर आप फॉलो नहीं किए तो फिर वही पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन लगा देगा सर। यहाँ पे भी पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन है, यहाँ पे भी पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन है। अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो फाइन लगेगा सर। जैसे कि आपका रिटर्न फाइल करना है, आपको गवर्नमेंट को बताना है कि आपको टैक्स, आपने टैक्स दे दिया, तो उसका डेट है सर 31 जुलाई असेसमेंट ईयर, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं असेसमेंट ईयर 31 जुलाई। ये बड़े बड़े के सीखेंगे हम लोग सेमेस्टर 5 में, इसके ऊपर चैप्टर है सर। 31 जुलाई और हमने नहीं पेमेंट किया तो हम लोग का फाइन, जैसे अभी आधार और पैन लिंक कराने बोल रहे हैं सर, और नहीं करा रहे हैं जो लोग, उन लोगों को फाइन लग रहा है 1000 रुपये। वो लोग जो कराने जा रहे हैं, पिछले साल 500 रुपये था, उससे पहले 0 रुपीज़ था, तो सर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक है सर, लास्ट इसी में कि ये क्या है, ये मॉरल है सर। मॉरल मतलब कर सकते हैं, इसका नेचर क्या है, नेचर क्या है इसका, तो ये मॉरल है, कर सकते हैं, ठीक है। ये इमोरल है, ऐसा गलत बात है सर, नहीं करना चाहिए, किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये तो सर सरासर इलीगल है, ये क्या है सर, इलीगल। और ये क्या है सर, आपका ड्यूटी है, आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये 3 डिफरेंस है, जैसा मैं समझा दे रहा हूँ सर, कोई नहीं समझाएगा सर। और एक बार आप ये समझ गए ना, आपको सर सवाल कुछ भी पूछे, कुछ भी, जैसे कि एक सवाल आया हुआ सर, एग्जाम्पल एक सवाल आया हुआ 2019 का सवाल है सर, बोला है कि मिस्टर जॉन hides his interest on FD मतलब फिक्स डिपॉजिट, छुपाया सर। ये इंटरेस्ट है, इनकम वो सर आपने कमाया है, तो आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिया सर, शो नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा सर, ये हम लोग का टैक्स इवेजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टैक्स इवेजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, हम लोग का टैक्स इवेजन हो जाएगा। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल है, मान लीजिए मिस्टर बी है सर, ठीक है, उसने सैलरी अर्न किया, सर, मान लीजिए उसने सैलरी अर्न किया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और उसने इन्वेस्ट किया पैसा, पेंशन स्कीम में। कौन से स्कीम में सर, पेंशन स्कीम। कौन से स्कीम, पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम। या फिर उसने LIC में इन्वेस्ट कर दिया सर, किसमें इन्वेस्ट कर दिया, LIC में इन्वेस्ट कर दिया। या फिर उसने क्या कर दिया, किसी ट्रस्ट में पैसा दे दिया, रिलीजियस ट्रस्ट है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें पैसा दे दिया सर, इन्वेस्ट कर दिया सर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है हम लोगों का टैक्स प्लानिंग। इसको क्या बोलते हैं सर, टैक्स प्लानिंग। क्योंकि सर यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप इनकम कमा करके खर्चा करते हैं इन सब जगहों पे, तो आपको माइनस करने का बेनिफिट मिलता है, मतलब आप एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं, तो नेट अमाउंट के ऊपर टैक्स लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया मैंने 1 लाख रुपए स्कीम में, या LIC में मैंने ले लिया 1 लाख रुपए, तो मेरे को टैक्स, मेरे लिए टैक्सेबल इनकम कौन सा हो जाएगा सर, जिसके ऊपर मेरा टैक्स लगेगा, तो वो हो जाएगा हम लोगों का 9 लाख रुपीज़। क्या हो जाएगा सर, वो 9 लाख रुपीज़। ये सवाल सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आया हुआ है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ ब्लू पेन से, क्योंकि ये 70% चांसेस आने का, 100% पता नहीं सर, लेकिन 70% मैं गारंटी देता हूँ आएगा ही आएगा, ठीक है सर। और अगर आप ये, हो सकता है ये एग्जाम्पल ना करके डेफिनेशन आ जाए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आ जाए, तो सर आपको पता होना चाहिए। और बहुत ईजी है सर, डरिए नहीं। लास्ट टॉपिक जो आपका फेवरेट, जो उतने देर से आप बैठे हैं कि इनकम क्या, टैक्स तो शुरू कर दिया, टैक्स में इतना कहानी बता दी, इनकम क्या है हम लोगों का। तो इनकम बस 2 मिनट दीजिए, खत्म होने वाला। इनकम सर सच्ची बताऊं, इनकम का कोई डेफिनेशन नहीं है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन नहीं है सर, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में बोलता है इनकम में रिसीव्ड हुआ है ना, रिसीव हुआ पैसा, इनकम है सर। कैपिटल रिसीव्ड भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीव्ड भी पढ़ा था। कैपिटल रिसीव्ड इनकम नहीं है, ठीक है, अगर नेचर बता दी जाए, लेकिन रेवेन्यू रिसीव्ड रहेगा तो सर वो क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या होता है, कोई भी तरीके का रिसीविंग। जैसे कि सर मान लीजिए एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल ही पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा नहीं। प्रॉफिट, गेन, डिविडेंड, रेंटल इनकम,